नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, इस भाग का नाम है नागरिकता। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता कितने तरह से मिलती है और कितने तरह से समाप्त होती है। भारतीय नागरिकता के ही संबंध में आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे CAA, NRC, NRI। ये सब क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, तभी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने देश के संविधान के बारे में जानें। तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 1 पहले ही पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो आज भाग 2। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ शब्द जो लिखे गए हैं उनका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ताकि जब बीच बीच में आए तो हमें बताना न पड़े, बार बार समय हमारा बचे। CAA, आपने खूब न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि CAA भारत ला रहा है। तो CAA पहली बार नहीं आया है, CAA बहुत बार आ चुका है। 86 में आया है, 92 में आया है, 2003 में आया है, फिर अभी लेटेस्ट 2019 में आया है। तो दरअसल CAA क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में बोले तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कि जो नागरिकता हमारी 1955 में बनाई गई थी संसद द्वारा, उसमें बीच बीच में संशोधन जो हुआ, वही संशोधन को ही हम CAA बोलते हैं, यानी अमेंडमेंट बोलते हैं। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। इसी तरह से आगे आएगा NRI। आपने देखा होगा टीवी चैनलों में ये शब्द सुना होगा NRI। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी वे भारतीय जो भारत में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, या विदेश के लोग जो यहाँ रहते हैं, विदेशी नागरिकता है, उन्हें हम NRI बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ के लोग बाहर रहते हैं उन्हें लोग NRI बोलते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नागरिकता है, दरअसल ये होती क्या है, नागरिकता कहते किसको हैं। तो नागरिकता का मतलब होता है, नागरिक शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो वे व्यक्ति जो किसी राज्य के सदस्य होते हैं, राज्य के सदस्यों को नागरिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं भारत की बात करूं तो भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक नागरिक हैं जो भारत के नागरिक का मतलब होता है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं, कहीं जगह ज़मीन खरीद सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, है ना, ये नागरिक हैं। और जो नागरिक नहीं है, बाहर से आकर के कुछ समय के लिए रह रहे हैं या घूमने के लिए आए हैं, तो वो नागरिक नहीं है। तो उन्हें कुछ अधिकार हैं, लेकिन सारे अधिकार उन्हें नहीं हैं। जैसे वोट देने का अधिकार उनको नहीं है, जगह ज़मीन खरीदने का अधिकार उनको नहीं है, सरकारी नौकरी करने का अधिकार उनको नहीं है। तो कुछ अधिकार जो नागरिकों को मिलते हैं वो विशेष अधिकार होते हैं जो अन्य को नहीं मिलते। जैसे जो भारत का नागरिक है, भारतीय नागरिक, उसको बहुत सारे विशेषाधिकार मिलते हैं, हर देश में अपने नागरिकों को मिलते हैं। तो नागरिक विशेषाधिकार इसको कह सकते हैं, जो केवल नागरिकों को मिलते हैं। जैसे हमारा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक शुरू हो जाता है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को मिले हैं। इसके अलावा और सारे जो 12 से 35 तक हैं वो सब व्यक्तियों को, यानी कि विदेश के भी लोग अगर यहाँ आकर के रह रहे हैं तो उनको भी 14 का, 17 का, 18 का, 20 का, ऐसे सारे अधिकार उनको मिले हैं। लेकिन ये वाले जो अधिकार हैं वो केवल और केवल भारतीयों को हैं। अब इसमें क्या है, जब हमारा तीसरा भाग आएगा जिसे हम लोग मौलिक अधिकार बोलेंगे 12 से 35 तक, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं। अब आप समझिए कि किसी भी एक देश में कितने तरह से लोग रह सकते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कितने तरह से लोग रह सकते हैं। एक तो लोग रहते हैं जो नागरिक हैं, जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक वे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं, यानी भारत के नागरिक नहीं हैं, है ना। अब विदेशी में भी कई तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं वैध विदेशी। वैध विदेशी का मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट से आए हैं, जैसे घूमने के लिए आए हैं तो उनका भारत में रहने के लिए वीज़ा है ना, या OCI कार्ड है, या डॉक्यूमेंट्स है, या वैध डॉक्यूमेंट्स है, तो उन्हें वैध बोलेंगे। और अवैध भी हो सकते हैं, यानी आए थे भारत घूमने के लिए 2 महीने के लिए, अब उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं चोरी छिपे, तो उन्हें अवैध बोलेंगे। और एक को बोलेंगे
जो ऐसे लोग जो न मतलब कोई वीज़ा लेकर के नहीं आए थे, बल्कि बिल्कुल बिना वीज़ा के ही आए थे, चोरी से आए थे, है ना। तो इस तरह के लोगों को क्या बोलेंगे, घुसपैठिया कह सकते हैं, है ना। या जैसे बांग्लादेश के लोग यहाँ आकर के रहते हैं, या पाकिस्तान के लोग, या अन्य किसी भी देश के लोग आकर के रहते हैं जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है, बॉर्डर क्रॉस किए और यहाँ पे चले आए, तो उनको भी हम रख सकते हैं अन्य में। इसके अलावा एक और हो सकते हैं यहाँ पे आतंकवादी कह सकते हैं, जो कहीं के भी नागरिक नहीं होते, किसी भी देश के। विदेशी तो कम से कम अपने देश के नागरिक हैं ना, भारत में आकर के रह रहे हैं कुछ समय के लिए, तो भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन अपने यहाँ के तो नागरिक हैं। लेकिन ये जो आतंकवादी होते हैं ये कहीं के भी नागरिक नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से वैध, अवैध और अन्य को कह सकते हैं जो कि रहते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं अपनी, कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो नागरिकता के बारे में क्या कहता है। तो भारत के संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरी नागरिकता की बात करता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इन अनुच्छेदों में लिखा क्या गया था। बाकी ये अनुच्छेद कभी परीक्षा में नहीं आते हैं, ना ही आएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 11 में लिखा है कि संसद को ये शक्ति है कि वो नागरिकता पर कानून बना सकती है। तो इसी का प्रयोग करके, अधिकार का प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया था, और उसने बताया था कि 5 तरह की नागरिकता मिलती है और 3 तरह से समाप्त होती है। तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मूल संविधान में जो बात लिखी थी उसको संक्षिप्त में पढ़ लें। जैसे अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस इतना। क्या है अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, सॉरी अनुच्छेद 1 नहीं, मतलब 1, 2, 3 ये तो क्रम हमने लिखा है। अनुच्छेद 5 में लिखा है, संविधान लागू होते समय भारत में रहने वालों की नागरिकता तय करता है। जब संविधान लागू हुआ था तो भारत में जो लोग रहते उनकी नागरिकता कैसे तय होती थी, ये 5 में लिखा है। अनुच्छेद 6 में लिखा है, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 7, जो लोग पाकिस्तान गए और वापस आए उन्हें नागरिकता सरकार की अनुमति से मिलती है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को पंजीकरण से नागरिकता मिलती है। अनुच्छेद 9 कहता है, दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है, यानी एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होगी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति भारत का भी नागरिक है कि कहीं और का भी नागरिक है, नो, एक ही जगह का नागरिक होगा। अगर कोई भारतीय दूसरी जगह की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता सुनिश्चित करता है, यानी कि 10 कहता है कि जो आपको नागरिकता मिल गई है वो बनी रहेगी अगर आप कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं करेंगे तो। फिर अनुच्छेद 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षा में आता है। अनुच्छेद 11 में लिखा है, अनुच्छेद 11 एक शक्ति है जो संविधान संसद को शक्ति देता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इसीलिए संसद ने समय समय पर CAA, NRC ये सारे काम करती आई है। तो संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके 1955 में नागरिकता पर एक कानून बनाया। इसमें 19 सेक्शन हैं, टोटल 19 सेक्शन हैं, यानी 19 सेक्शन का मतलब 19 तरह की बातें लिखी गई हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है। ये जो अधिनियम है इसमें बताया गया है कि जो नागरिकता है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। तो 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत की, यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहे तो उसके पास 5 रास्ते हैं, छठवां कोई रास्ता नहीं है। इन 5 में से कोई भी एक रास्ता वो अपना सकता है, जिस रास्ते के लिए वो पात्र है, क्योंकि एक व्यक्ति हर रास्ते से नहीं जा सकता, उसके लिए जो रास्ता है वही। और 3 तरह से समाप्ति। अब मैं इसी को आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना था, जो बातें लिखी गई थी उसमें बदलाव भी हुआ। तो वही बदलाव CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहली बार आया था 1986 में, यानी यहाँ जो बातें लिखी गई थी उसमें कुछ बदलाव किया गया था। फिर दूसरा CAA आया था 1992 में, यानी कि कुछ बातें यहाँ भी चेंज हुई। फिर अगला CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में,
और फिर CAA आया, 2015 में आया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था, फिर उस पर संशोधन करके 2019 में आया। तो वर्तमान में जो 2019 में लिखा गया है, इन सब को मिला करके वही हमको पढ़ना है, वही लागू है। यानी आज तारीख 2 नवंबर 2025 जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये पूरा मामला यहाँ का है, यहाँ से लेकर के यहाँ का। अब एक एक को हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। जैसे पहला हमको देखना है कि भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वो 5 तरह की नागरिकता की बात करता है। यानी 5 तरह से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। तो उसमें जो पहला प्रकार है वो क्या है? जन्म से। मतलब नागरिकता प्राप्ति के प्रकार में पहला प्रकार है जन्म से, यानी बाई बर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से, क्या है जन्म से का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं तारीख लिख देता हूँ, इसमें लिखा क्या गया है, 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद जो भी लड़का या लड़की भारत में पैदा होगा वो अगर चाहे तो भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब इसमें ये नहीं कहा गया था कि उसके माता पिता कौन हो, उसके माता पिता भारतीय भी हो सकते हैं, उसके माता पिता विदेशी भी हो सकते हैं, इसकी बात ही नहीं की गई है। केवल ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा अगर भारत देश में पैदा हो गया तो वो चाहे या उसके माता पिता चाहें तो उसे भारत का नागरिक बना सकते हैं, ऐसा भारत का कानून कहता है, बाई बर्थ। इसका मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए एयर इंडिया की जहाज़ है, वो अमेरिका से उड़ान भरी भारत आने के लिए, तो एयर इंडिया भी एक भारत ही है। भले वो अमेरिका से जैसे ही उड़ी, अमेरिका की धरती को उसने छोड़ दिया, तो अब उसमें अगर कोई भी महिला बच्चे को जन्म दे देती है उस जहाज़ में, तो वो भारत का ही माना जाएगा। मतलब वो जहाज़ भले अभी अमेरिका की ही हवाई यात्रा कर रही हो, अमेरिका के ही ऊपर हो, लेकिन वो भारत है क्योंकि वो जहाज़ भारत का है। इसी तरह से अगर कोई भी भारत से जहाज़ अमेरिका जाती है, एयर इंडिया की है, तो भारत ही माना जाएगा। अगर अमेरिका की कोई एयरलाइंस है और भारत की ज़मीन छोड़ देती है, फिर उस जहाज़ में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो भारत का नहीं माना जाएगा। मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो भारत में पैदा हुआ। ठीक है, तो भारत में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो भारत का नागरिक होगा। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखा गया था। इसके अलावा 4 और तरीके हैं, मैं 4 और तरीकों को अभी बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी। जब ऐसा लिख दिया गया इसमें, तो इसका बड़ा मिसयूज हुआ। नया भारत बना था, पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश था नहीं, तो भारत पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से या और अन्य देशों से बहुत सारे लोग जो भारत में आकर के रह रहे थे, जो भारत के नागरिक नहीं थे, उनके भी बच्चे भारत में पैदा होने लगे। या जो अन्य देशों से भारत में घूमने के लिए आए थे, उनके भी बच्चे भारत में पैदा होने लगे। अब वो लोग भी चाह रहे हैं कि अपने बच्चे की नागरिकता भारत में दिला दें, और भारत का ये नियम ही है, तो उनको बड़ी आसानी से नागरिकता मिल जा रही है। यही नहीं, अगर कोई आतंकवादी छोड़िए, आतंकवादी खराब शब्द हो गया, कोई भी खतरनाक व्यक्ति भी जो ठीक ठाक नहीं है, व्यक्ति घुसपैठिया ही है मान लीजिए, अगर वह भी ये भारत में आया है, उसका भी बच्चा पैदा हो गया यहाँ पर अस्पताल में, तो वो भी अपने बच्चे को नागरिकता दिला देगा। और उस बच्चे के पालन पोषण के लिए कोई चाहिए तो उसकी माता या पिता को भी यहाँ रुकना पड़ेगा, फिर वो भी लंबे समय तक रहेंगे, तो दूसरे जो और रास्ते हैं उस रास्ते से नागरिक बन जाएंगे। तो बड़ा इसका मिसयूज हुआ, बहुत व्यापक पैमाने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई लोगों को। तो भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने पहली बार CAA लाया। भारतीय संसद पहली बार CAA लाती है 1986 में, और 1986 में यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 था, इसमें बदलाव किया गया। इसी को कहा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। यानी जो बात यहाँ लिखी गई है ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ संशोधन जरूरी है। 86 में क्या संशोधन किया गया? इसमें लिखा गया कि जो बच्चा भारत में पैदा होगा वो तब भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसकी माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हों। भारत के नागरिक हों, ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था,
यहाँ पे दोनों माँ बाप विदेशी हैं लेकिन बच्चा पैदा हो गया तो भारतीय हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया कि अगर कोई भी बच्चा भारत में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसकी या तो माता भारतीय हो, पिता चाहे विदेशी हो, या पिता भारतीय हो, माता चाहे विदेशी ही हो, या फिर दोनों भारतीय हो। अगर दोनों विदेशी हैं तो बच्चा नागरिक नहीं होगा। अगर दो में कोई भी एक या दोनों भारतीय हैं तो उसका बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। ये 86 में किया गया। लेकिन इसका भी मिसयूज किया गया। कैसे? कोई भी बाहर से अवैध प्रवासी आया है, मान लीजिए, जो अवैध रूप से आया है, उसने यहाँ की किसी महिला से विवाह कर लिया, या कोई महिला आई है उसने यहाँ के पुरुष से विवाह कर लिया, तो एक तो यहाँ का नागरिक है, अब उसका बच्चा पैदा हुआ तो वही भारत का नागरिक हो जाएगा, जबकि उसके माता या पिता अवैध रूप से रह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से भी समस्या होने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो इसको भी निपटाना था। तो फिर से CAA आया, CAA 2003 में आया। हालांकि इसके पहले 1992 में आया था, दूसरी बात के लिए आया था, आगे हम बताएंगे। लेकिन जन्म वाले से जो CAA आया 2003 में आया, उसमें क्या कहा गया कि अब माता और पिता दोनों नागरिक होने चाहिए, दोनों नागरिक हों। शुरू में क्या था 55 में, कोई भी नागरिक नहीं है चलेगा, बच्चा पैदा हो गया भारत का नागरिक है। 2 में कोई एक भारत का है, भारत का बच्चा पैदा हुआ नागरिक है। यहाँ क्या कहा गया कि दोनों नागरिक होने चाहिए। अगर दोनों नहीं हैं, कोई भी एक है, तो जो बचा हुआ है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे समझिए, मैं आपको एकदम व्यवहारिक भाषा समझाता हूँ, इसके चक्कर मत पड़िए, थ्योरी ध्यान समझिए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, उन्होंने संसद में ये बिल पास करवाया, CAA 2003। इसमें क्या लिखा गया कि कोई भी बच्चा भारत में पैदा होता है, अगर उसके माँ बाप दोनों भारतीय हैं तब तो वो भारत का नागरिक होगा। अगर उसकी माता भारतीय है और उसका पिता विदेशी है तो वो लीगल विदेशी होना चाहिए, किसी देश का वो नागरिक होना चाहिए, और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स से भारत में आकर के रह रहा है, तब तो उसका बच्चा भारत का नागरिक होगा। अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट से नहीं आया है, चोरी छिपे आके रह रहा है, तो भारत का नागरिक नहीं होगा बच्चा उसका। इसी तरह से माता के लिए भी कहा गया है। तो पहले तो दोनों हो, दोनों नहीं हैं तो कम से कम एक अवैध न हो। और 2003 में ही अवैध प्रवासियों के बारे में विस्तार से बताया गया। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए कि जो जन्म से मामला था वो यही है। वर्तमान में क्या नियम है कि दोनों माता पिता या दोनों में से एक भारतीय हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न हो। दूसरा तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का, वो है वंश परंपरा से, बाय डिसेंट। वंश परंपरा, वंश परंपरा का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अगर विदेश में पैदा हुआ, विदेश में बच्चा अगर पैदा हुआ तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। कब? विदेश में पैदा हुआ बच्चा अगर उसके पिता भारतीय हैं। देखिए, मैं जो लिखता हूँ ना, आप अपने अनुसार लिखा करिए, मैं सारी बात बता देता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। उसका पिता भारतीय हो, एक लाइन में समझिए। जन्म से वाले में क्या है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आके रह रहा है, उसका बच्चा भारत में पैदा हुआ तो बच्चे की नागरिकता भारत में दिला सकता है। यहाँ वंश क्रम में क्या है कि कोई भी भारतीय पुरुष अगर विदेश में जाकर के रह रहा है और वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ तो चूँकि उसके माता पिता भारतीय हैं, इसलिए वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी उस बच्चे को आसानी से भारतीय नागरिकता दिलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर केवल पिता भारतीय होना चाहिए, माता अगर भारतीय है तो नहीं। उदाहरण के लिए जैसे सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक ने विवाह किया। सानिया मिर्ज़ा भारत की हैं, शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं। इन दोनों का जो बच्चा पैदा हुआ, अगर वह भारत में हो गया तब तो बच्चा भारत का नागरिक आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जन्म से, बाई जन्म से बन जाएगा। लेकिन अगर ये बच्चा पाकिस्तान के अस्पताल में पैदा हुआ 1992 के पहले, क्योंकि 92 में बदलाव हुआ है, वो बच्चा अगर पाकिस्तान के अस्पताल में पैदा हुआ, यानी पाकिस्तान की धरती पर पैदा हुआ, तो शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का बच्चा भारतीय नागरिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि केवल पिता अगर भारतीय है तभी वो बच्चा भारतीय नागरिक बनेगा।
माता अगर भारतीय है, पिता विदेशी है तो नहीं। लेकिन इसमें समस्या हुई, इसीलिए इसमें फिर से CAA लाया गया 1992 में, 1992 में, और इस बात में बदलाव किया गया और यहाँ पे दोनों को कर दिया गया, माता या पिता या दोनों। मतलब 92 से ये कहा गया कि अगर कोई भी बच्चा विदेश में पैदा होता है तो उसकी अगर माता भारतीय है तो बच्चा भारतीय नागरिक हो जाएगा, पिता है तो भी, या दोनों हैं तो भी। शुरू में केवल पिता थे, यानी 1992 के बाद अब अगर कोई भी महिला विदेशी से विवाह करती है तो उसका भी बच्चा विदेश में पैदा होता है तो वो महिला आसानी से भारत की नागरिकता उसको दिला सकती है। ये नियम वर्तमान में है। जो भी नियम बता रहा हूँ मैं वर्तमान की बता रहा हूँ, यानी इस समय लेटेस्ट ये नियम है। तो दो तो हो गए। अब बात आती है तीसरी, जिसका नाम है पंजीकरण, यानी बाय रजिस्ट्रेशन से। ये क्या नियम है? पंजीकरण से इसमें दो तरह के लोगों की बात की गई है। एक तो की गई है PIO की और एक बात की गई है विवाह की। समझिए ध्यान से, ये क्या है? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वे व्यक्ति जिनके माता पिता कभी भारत के थे, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए, लेकिन वो विदेश में जाके बस गए और उनके बच्चे विदेश में पैदा हुए और विदेश के नागरिक हैं। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति 60 में अमेरिका गया, कनाडा का कोई व्यक्ति मान लीजिए पंजाब का कोई व्यक्ति अमेरिका गया और उसका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ और अमेरिका का ही वो नागरिक हो गया, तो वो बच्चा PIO माना जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी उसके माता पिता, माता या पिता या दादा या दादी, नाना या नानी कोई भी भारत में थे, तो भारतीय मूल का वो व्यक्ति है। तो अगर वो अब चाहे कि मैं भारत का नागरिक हो जाऊं तो उसके लिए बड़ी आसान प्रक्रिया है पंजीकरण से। भाई जन्म वाला तो है नहीं क्योंकि पैदा नहीं हुआ है, और वंश वाला भी नहीं है। PIO पंजीकरण से होगा और इसके लिए क्या करना होगा? उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। 7 वर्ष तक भारत में रहना है। अगर वो 7 वर्ष तक भारत में रह रहा है तो 7 वर्ष के बाद वो नागरिकता प्राप्ति के लिए अप्लाई कर सकता है, और जब वो अप्लाई करेगा तो पिछले 1 साल से लगातार वो भारत में रह रहा हो, टोटल वो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, तो आसानी से फिर वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी जब भारत का नागरिक बनाया जाएगा तो वो कभी भी राष्ट्रगान का अपमान न किया हो। अगर वो कभी भी जीवन में राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया है, तो चाहे सारी कंडीशन को फॉलो करे वो कभी भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा। तो ये सारी शपथ दिलाई जाती हैं। तो यहाँ पे नागरिक का मतलब कि वो क्रिमिनल ना हो, वो साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, तब की बात हो रही है। तो 7 वर्ष तक अगर PIO भारत में रहता है तो वो पंजीकरण से भारत का नागरिक हो सकता है। और दूसरी एक बड़ी सरल प्रक्रिया है इसी से कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में विवाह कर ले, जैसे कोई विदेशी महिला अगर भारतीय पुरुष से विवाह कर ले तो वो विदेशी महिला को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी अगर वो महिला चाहे तो। इसी तरह से कोई विदेशी पुरुष भारतीय महिला से शादी कर ले तो उसे भी भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। तो ये है नियम इसका विवाह वाला। तो बहुत सरल प्रक्रिया है, आप समझ गए, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन से। यानी इसमें 7 साल यहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। विवाह वाले विवाह किया उसके बाद अप्लाई कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए देशीकरण से, देशीकरण क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो विदेशी है वो भारत का नागरिक होना चाहता है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार वो ढल चुका है, यही है देशीकरण। यानी वो राष्ट्रगान का सम्मान करने लगा है, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान कर रहा है, उसे हिंदी आने लगी है जो भारत की राजकीय भाषा है, हिंदी आने लगी है, भारतीय संस्कृति को अच्छे से समझ गया है, घुल मिल गया है, तो वो भारत का देशीकरण के माध्यम से हो सकता है। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो हैं खास लोग, खास यानी कि इनको क्या कह सकते हैं, VIP कह सकते हैं, बड़े लोग या प्रसिद्ध लोग। एक हैं आम आदमी जिन्हें कोई जानता नहीं। उदाहरण के लिए जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो या सेरेना विलियम्स हैं, है ना, या और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे मान लीजिए अमेरिका के ये एलन मस्क हैं। अगर ये लोग चाहें कि मैं भारत का नागरिक होना चाहता हूँ तो इन्हें बहुत आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, बहुत आसानी से।
क्योंकि ये बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, भारत में रहेंगे तो भारत का लाभ ही होगा इनसे, है ना। इसलिए तो इनके लिए बहुत आसानी से नागरिकता मिल जाती है। यानी इसमें आप लिख सकते हैं कोई भी वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी, नेता, अन्य जो बहुत प्रसिद्ध है, तरक्की किया है जीवन में, उसके वजह से बड़ा फ़ायदा होगा, तो फिर आसानी से भारत उसको नागरिक बना सकता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई 7 साल रहा हो, 11 साल रहा हो, पैदा हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं, इससे मतलब नहीं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको विदेश से बहुत नागरिकता प्राप्त करने के लिए होड़ लगी थी। लोग कह रहे थे आ जाइए हमारे यहाँ, नागरिकता आपको दे देंगे। तो सरकार चाहे तो आसानी से किसी को भी नागरिक बना सकती। अब जो आम व्यक्ति हैं जिन्हें कोई जानता नहीं, अगर वो भारत में भारतीय नागरिकता पाना चाहते हैं तो एक तो तरीका है बाई रजिस्ट्रेशन, यानी वो लगातार बाई रजिस्ट्रेशन में तो केवल PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के हैं बाई रजिस्ट्रेशन में, या विवाह करें तो बाई रजिस्ट्रेशन में है। देशीकरण में आम आदमी हैं जो PIO नहीं है और भारत में किसी महिला या पुरुष से विवाह नहीं किए हैं, तो उनके लिए क्या है, 11 वर्ष की व्यवस्था है। वो भारत में 11 वर्ष तक रहें, भारतीय संस्कृति को अपना लें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, फिर वो अप्लाई करें और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, भारत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, तो वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। यानी भारतीय संस्कृति में वो ढल गए हैं, देसी हो चुके हैं, विदेशी से वो देसी हो चुके हैं। ये प्रक्रिया है चौथी। इसके अलावा 5वीं है भूमि अर्जन द्वारा। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ मान लीजिए, और भारत ने पाकिस्तान के कुछ हिस्से जीत लिए, तो जो हिस्सा जीता वहाँ पे लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। जैसे ये भारत है, ठीक, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, भारत ने पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा जीत लिया, तो यहाँ भी तो लोग रह रहे हैं। तो चूँकि अब ये देश भारत का हो गया, तो इसलिए यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे अपने आप। कोई इसके पहले जो 4 नियम बताए गए थे उन चारों में से कोई लेना देना नहीं है। भूमि अर्जन द्वारा, क्योंकि ये जहाँ रह रहे थे उनकी भूमि ही अर्जित कर ली गई, उनकी भूमि ही भारत में आ गई, इसलिए इस भूमि के निवासी भी क्या हो गए, भारतीय हो गए। तो ये है भूमि अर्जन द्वारा। तो इस तरह से 5 तरह की नागरिकताएं कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से भारत में नागरिक बन सकता है, जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। क्लियर हो गई बात? और क्या बचा, चलिए देखते हैं। नागरिकता का अंत। नागरिकता भी मतलब भारत का कोई नागरिक था तो उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। 3 तरह से छीनी जा सकती है। पहला, नागरिकता का वह स्वतः त्याग कर दे। कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वो चाहता है कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, स्वेच्छा से त्याग कर सकता है, तो उसे कौन रोकेगा? तो पहला तरीका तो ये है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र नहीं मतलब त्याग कर दे नागरिकता का। दूसरा, संसद द्वारा छीन ली जाए। संसद द्वारा विधि बना करके नागरिकता छीनी भी जा सकती है। अगर वो व्यक्ति भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र कर दिया है, भारत के लिए एक देशद्रोही हो गया है, तो संसद उसकी नागरिकता छीन सकती है। या फिर वो व्यक्ति चोरी से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाए, या चोरी से न बने, ऐसे ही जाकर के कहीं का नागरिक बन जाए अगर वो, तो उसकी 2 नागरिकता नहीं रह सकती। इसलिए उसकी पहली वाली नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता, भारतीय पासपोर्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो 3 तरीका है, नागरिकता का स्वतः त्याग कर दे व्यक्ति, संसद द्वारा नागरिकता छीन ली जाए, या किसी दूसरे देश का वो नागरिक बन जाए तो भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 3 तरीके हैं। चलिए अब बात करते हैं जो पहला CAA आया था, CAA 1986 में। अभी हम इसकी बात कर ही चुके कि जन्म वाले में सुधार करना था। यानी पहले कोई भी माता या पिता भारत के नहीं हैं, फिर भी उनका बच्चा भारत में पैदा हो गया तो जन्म से नागरिक बन जाता था। लेकिन 86 में क्या किया गया, इसमें सुधार कर दिया गया। क्या सुधार किया गया कि माता या पिता या फिर दोनों क्या हों, भारतीय हों। बस यही सुधार हुआ था 1986 में। इसी काम के लिए CAA लाया गया था। फिर 1992 में वंशक्रम वाले में बदलाव हुआ था। वंशक्रम में क्या था, पहले 1955 में नियम ये था कि अगर पिता भारत का है तभी उसका बच्चा विदेश में पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक होगा, अगर माता भारतीय है पिता विदेशी है तो नहीं। इसमें दोनों के लिए कह दिया गया, यानी कि चाहे माता भारत की हो, चाहे पिता भारत का हो, और चाहे दोनों भारत के हों। दोनों भारत का मतलब जैसे
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों भारतीय हैं, इस समय इंग्लैंड में जाके रह रहे हैं, इंग्लैंड के नागरिक नहीं हैं, लेकिन इनका बच्चा वहाँ पैदा हो जाए तो ये लोग चाहें तो उस बच्चे को आसानी से भारतीय नागरिकता दिला सकते हैं। अगर वो बच्चा भारत में पैदा हुआ है तब उसकी दूसरी प्रक्रिया है, तब तो वो है ही नागरिक, क्योंकि वो भारत में पैदा हुआ है, जन्म से वो नागरिक ही है, क्योंकि उसके माता पिता नागरिक हैं। लेकिन वो बच्चा विदेश में इंग्लैंड में भी पैदा हो जाए तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है आसानी से। अब उनकी मर्जी कि उस बच्चे को वो इंग्लैंड का नागरिक बनाएंगे। भाई इंग्लैंड की जो नागरिकता का नियम होगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में व्यवस्था है कि वहाँ की धरती पर कोई व्यक्ति अगर पैदा हो गया बच्चा तो भारत का नागरिक अमेरिका का नागरिक वो बन सकता है। ये प्रक्रिया है उनके यहाँ, ऐसा नहीं है, तो वो अलग बात है। तो 92 में ये सुधार हुआ, यानी कि CAA 1992 में। इसके अलावा 2003 में जो CAA आया था इसमें बहुत काम किए गए थे। पहला काम हुआ था कि अवैध जो प्रवासी थे, अवैध प्रवासी, इनको परिभाषित किया गया कि किसे हम अवैध प्रवासी मानेंगे। अवैध प्रवासी किसे मानेंगे, तो परिभाषा इसकी दी गई कि अवैध प्रवासी किसे मानेंगे, जो किसी डॉक्यूमेंट्स, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स न हो, ऐसे ही आया हो, चोरी छिपे आया हो, वर्तमान में कोई उसका पता न हो, वो अवैध प्रवासी है। और इसी में कहा गया कि अगर अवैध प्रवासी है, वो चाहे भारत की महिला या पुरुष से विवाह कर ले, तो जो उसका बच्चा भारत में पैदा होगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि वो अवैध प्रवासी है। अगर वो अवैध प्रवासी नहीं है तभी उसका बच्चा भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा और कुछ छोटे मोटे काम हुए थे, लेकिन काम के नहीं हैं, बहुत महत्वपूर्ण बस यही 2 बातें हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण CAA अभी आया, जिसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। 2015 में आया था, 2019 में एक्ट बना और ये लागू हुआ 11 मार्च 2024 से। ये जो CAA है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 11 मार्च 2024 से भारत से लागू, मतलब इसकी अधिसूचना जारी हो गई 11 मार्च 2024 से, तो ये लागू है। इसमें क्या है, इसको आपको बहुत ध्यान समझना है, ये परीक्षा में सवाल आ सकती है यहाँ से। देखिए, इसमें कहा गया कि इसमें 3 देशों का जिक्र किया गया। एक देश है पाकिस्तान। अगर आप थक गए हो तो वीडियो को पॉज करके आप रेस्ट कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा, लेकिन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है अच्छे से। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, 3 देश की बात हो रही है, तीनों मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। इन 3 देशों से अगर कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर, ये भी तारीख ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया है तो वह आसानी से भारत का नागरिक बन सकता है। और वो व्यक्ति होंगे कौन, ये सबसे ज़्यादा विवाद का विषय था, सबके लिए नहीं। वो व्यक्ति 6 धर्म के होने चाहिए, 6 धर्म के, मुस्लिम धर्म को छोड़ करके, मुस्लिम धर्म और बहुत सारे धर्म छोड़ करके, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म की बहुलता है हिंदुओं के बाद, इसलिए इस धर्म की बार बार चर्चा होती है। बाकी दुनिया में और सारे धर्म हैं। तो जो 6 धर्म हैं, उन्हीं 6 धर्मों के लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई। कौन कौन से? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, इन 6 अल्पसंख्यक धर्मों के लोग, मतलब जिस देश में मतलब जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ये धर्म अल्पसंख्यक नहीं है, इस धर्म के रहने वाले लोग जहाँ कम हैं, अल्पसंख्यक धर्म के लोग कहा जाता है। तो इन 6 धर्मों के लोग अगर पाकिस्तान से भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, या बांग्लादेश से आए हैं, या अफ़गानिस्तान से आए हैं, तो इनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है या है भी, तो वो चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के बाद
बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी 2014 की बात हो रही है, 2014-5-19 में आया है, यानी 19 के बाद वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले क्या व्यवस्था थी? 11 वर्ष, है ना, देसीकरण से, सॉरी हाँ देसीकरण से, देसीकरण द्वारा, देसीकरण की क्या व्यवस्था थी? 11 वर्ष, लेकिन वो सब के लिए थी। उसमें कोई मुस्लिम भी हो सकता है, इन धर्मों का भी हो सकता है, वो अभी भी व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो 11 वर्ष तक भारत में रहे। यानी कोई भी पाकिस्तान का मुस्लिम व्यक्ति भी अगर यहाँ पे लगातार 11 वर्ष तक रहा है, 11 वर्ष तक रहा है, तो वो देसीकरण के माध्यम से आज भी भारत का नागरिक बन सकता है, नहीं समस्या है। लेकिन ये 5 वर्ष व्यवस्था की गई है सिर्फ और सिर्फ इतने 6 धर्मों के लोगों के लिए, और वो तारीख निश्चित की गई है 2014 के पहले। यानी कोई व्यक्ति 2015 में अगर आए यहाँ से इन धर्मों का, तो उसके लिए ये व्यवस्था नहीं है, फिर उसके लिए वही नियम लागू होगा 11 साल वाला। 5 साल की छूट केवल इन लोगों को दी गई है, और वो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले। क्लियर हो गई बात 2019 की? चलिए अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बात। भारतीय प्रवासी दिवस क्या होता है? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये शुरुआत हुई 2003 से। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। नई दिल्ली में पहला प्रवासी दिवस मनाया गया था 2003 में। प्रवासी दिवस क्या होता है? आप जानते हैं, इतिहास के अगर विद्यार्थी हैं तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। गांधी जी की वापसी थी। कहाँ वापसी थी? भारत। दक्षिण अफ्रीका में रहे ये काफ़ी लंबे समय तक। दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा काम किया नस्ल भेद के खिलाफ, फिर वहाँ पे बहुत पॉपुलर हुए। फिर यहाँ आए गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके आध्यात्मिक गुरु रहे। तो ये अस्थायी रूप से 9 जनवरी 2015 से भारत में आकर के रहने लगे। फिर भारत में ही रहे, भारत को आज़ाद कराया और अपनी कुर्बानी दी। तो इनके भारत वापसी के तारीख को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2003 में हुई। एलएम सिंघवी नाम के एक व्यक्ति थे, इनका बड़ा इसमें रोल है। एलएम सिंघवी, प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसके अलावा एक और शब्द है जिसकी हमने चर्चा भी किया था, PIO। ये क्या होता है? PIO का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। यानी वे व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि A नाम का एक व्यक्ति है, अब इसके पिताजी B थे, है ना, और ये भारत के थे, यानी भारतीय थे, और इसके पिताजी 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भी, इसके पहले अगर ये भारत के नागरिक थे और इस तारीख के पहले ही ये विदेश में चले गए थे, तो इनके बच्चे को भारतीय मूल का नहीं माना जाएगा। इस तारीख के बाद भी अगर इनकी नागरिकता भारतीय थी, उसके बाद ये विदेश में गए हैं, तो इनके बच्चे PIO का कार्ड पा सकते हैं। और अगर PIO का कार्ड पा गए तो ये लोग 180 दिन तक बिना वीज़ा के भारत में रह सकते हैं, और इनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों को बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। हालांकि ये यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2011 में वोटिंग की भी इनके लिए व्यवस्था करने की बात की गई थी। सॉरी, NRI के लिए की गई थी, अभी हम आगे बताएंगे। NRI के लिए 2011 में बात की गई थी, लेकिन NRI और PIO में अंतर है। NRI का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत का पासपोर्ट उसके पास है, लेकिन वो विदेश में जाकर के काम कर रहा है, और वो 182 दिन तक काम करता है। यानी कि भारत के बाहर वो 365 दिन में, एक साल में वो 182 दिन या इससे ज़्यादा विदेश में ही रहता है, तो उसको NRI कहा जाएगा। इसको वोट देने का अधिकार भारत में नहीं था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक विदेश में रहता है। 2011 में इसकी ये व्यवस्था किया गया तो कि ये लोग भी वोटिंग कर सकते हैं। ये लोग भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। लेकिन PIO जो है वो भारतीय नागरिक नहीं है। इनके चूँकि पूर्वज भारत के रहते थे, इसलिए उसकी वजह से इनको लाभ मिल रहा है, और लाभ ये मिल रहा है कि बिना वीज़ा के
आराम से भारत में आकर के बिना रजिस्ट्रेशन के रह सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं और आसानी से बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष तक ही रह करके भारत के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन 2015 में एक व्यवस्था की गई, जो वही CAA आया था 2015 में, जिसका बड़ा विरोध हो रहा था। उसी में एक चीज़ ये भी था कि जो PIO कार्ड धारक हैं और OCI हैं, OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, यानी भारत के सीमा पार रहने वाले लोग, ये विदेशी लोग हैं। ये OCI जो हैं मतलब विदेशी लोग हैं और भारत जैसे PIO है वैसे ही उसी तरह से OCI भी हैं। तो जो PIO है वो कार्ड अब समाप्त कर दिया जाए और अब कार्ड सिर्फ OCI दे दिया जाए और ये OCI लोग जो है भारत में बिना वीज़ा के आकर के रह सकते हैं। इन्हें कभी कभी दोहरी नागरिकता भी कहा गया है, यानी एक विदेश के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, यानी इन्हें भी भारतीय पासपोर्ट दे दिया गया है ऐसा। लेकिन पासपोर्ट वगैरह नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं, केवल विशेष सुविधाएं हैं। विशेष सुविधाएं यही हैं कि ये आसानी से बिना वीज़ा के भारत में आकर के रह सकते हैं, यही सुविधा है। यानी वर्तमान में PIO समाप्त करके सिर्फ OCI कार्ड जारी किया जाता है, यही आपको समझना है। बस ख़त्म। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने तरह की बातें थी, फैक्ट थी, मुझे लगता है हमने सारी बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कुछ कमेंट कर दिया करिए तो मुझे भी लगे ना कि आप लोग एक्टिव होकर के देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।